Hello students, today I am going to start your next life process, respiration. Actually respiration means what? The process by which organism use their food for getting their energy. Means the production of energy by use of oxygen and their food material is called respiration. अभी इससे पहले जस्ट हम लोग न्यूट्रिशन पढ़े जिसमें हमने फूड पार्टिकल्स लिया और बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड एनर्जी ट्रांसफर टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी. नाउ द सेकेंड लाइफ प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज respiration. The food material which comes, suppose that this is cell, ये सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे फूड एनर्जी, ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये यहाँ आ चुका है. अब इस साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म हुआ, इस साइटोप्लाज्म में इस फूड एनर्जी को, ये जो फूड है ये अब टूटता है और किसमें टूटता है? ये पाइरूविक एसिड में. पाइरूविक एसिड में ये फूड अल्टीमेटली किसके रूप में होगा? ग्लूकोज के रूप में. और यही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरूविक एसिड में टूटेगा. आपको मैंने केमिस्ट्री के क्लास में भी बताया था, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. सो हियर ग्लूकोज इज splitted into pyruvic acid, means the lysis of glucose take place. So this process is called glycolysis. Glycolysis means the breakdown of glucose into pyruvic acid is called glycolysis. ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है? इस साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर. जब ही इस साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये पाइरूविक एसिड साइटोप्लाज्म के एक ऑर्गेनेल्स के पास पहुंचता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया. शुरू में हम लोग पढ़े हैं क्लास 9 में, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला ये ऑर्गन है. कैसे? आज हम यहाँ देखेंगे. ये पाइरूविक एसिड में ये फूड ग्लूकोज जो था वो टूट चुका है. ये पूरा प्रोसेस कहाँ हुआ? साइटोप्लाज्म में. अब ये पाइरूविक एसिड कहाँ इंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में. आप माइटोकॉन्ड्रिया भी क्लास 9 में पढ़े होंगे. ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें बने होते हैं ये, और इस पे कुछ ऑक्सीजोम्स होते हैं जिसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होता है. अब इसमें ये पाइरूविक एसिड अब यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पहुँचेगा तो इसका फिर ब्रेक डाउन होगा. लेकिन इसका ब्रेक डाउन इसमें तब होगा जब यहाँ ऑक्सीजन होगा. तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूविक एसिड चेंज इनटू CO2, H2O एंड एनर्जी. आज हम इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि व्हाट इज रेस्पिरेशन. तो आप कह सकते हैं कि अ प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ओके. अब यहाँ पे एक और चीज रेस्पिरेशन से रिलेटेड कि इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस. रेस्पिरेशन में होता क्या है? तो पहला, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. ये फूड जो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन से जब पहुंचा है वो फूड, उसके बाद बर्निंग ऑफ फूड,
इसके बाद जब बर्निंग होगी तो इलिमिनेशन होगा, इलिमिनेशन ऑफ गैस। ये 3 प्रोसेस होंगे रेस्पिरेशन में कंप्लीट होने में। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड हमारे बॉडी के अंदर सेल में जमा है उनका यूटिलाइज होगा। दूसरा बर्निंग ऑफ फूड, वो फूड जलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरा इलिमिनेशन ऑफ गैसेज, जब जलेगा तो स्वाभाविक है कोई चीज भी जलेगा तो वहां से कुछ ना कुछ हीट एनर्जी और गैसियस फॉर्म में कुछ निकलेगा। तो ये 3 चीज होते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि जो फूड एनर्जी हमारे बॉडी में मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन होने के बाद जो फूड एनर्जी बनता है वो फूड एनर्जी हमारे बॉडी में एटीपी के रूप में स्टोर हो जाता है, इस फॉर्म में एटीपी। और ये एटीपी है क्या, तो इसको हम लोग बायोलॉजिकल रूप से एनर्जी रिच कंपाउंड कहते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड। जैसे अभी के समय में अगर मार्केट में आप जा रहे हो तो अगर आपके पास पैसा है दैट इज एनर्जी रिच सबस्टेंस, मीन्स उसमें एनर्जी भरा हुआ है, उससे आप जो चाहिए सो कर लीजिए। सेम हमारे बॉडी के अंदर भी ये जो हम भोजन करते हैं वो टूटता है, रेस्पिरेशन होने के बाद जो एनर्जी निकलता है वो एनर्जी इस एटीपी के रूप में रिजर्व हो जाता है। और ये एनर्जी रिच कंपाउंड होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता कैसे है, तो देखिए इसके भी कुछ प्रोसेस हैं। ये सबसे पहले टूटता है, जब इसका यूज हमारे बॉडी करता है हमारा बॉडी तो ये टूटता है। और किसमें टूटता है, एडीपी और प्लस आईपी। यहाँ देखिए सिंपल सा मीनिंग चेंज हो रहा है, डी मतलब डाई और टी मतलब ट्राई, बाकी सब सेम। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और आईपी का मतलब हुआ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखिए ये एटीपी टूटा इसमें एडीपी प्लस आईपी में और साथ एनर्जी निकलेगा, फिर यही दोनों एटीपी आईपी एनर्जी के साथ मिल के और फिर क्या बना देंगे, एटीपी। इस तरह ये प्रोसेस चलते रहते हैं। तो ये एटीपी और एडीपी आप समझे। आगे हम चलते हैं इस टॉपिक पे। अब इसमें 2 टॉपिक आते हैं, एक ब्रीथिंग और दूसरा रेस्पिरेशन जो हम पढ़ रहे हैं। होता क्या है कि जनरली हम लोग इन दोनों प्रोसेस को एक ही समझ जाते हैं, बट ये दोनों 2 प्रोसेस होते हैं। ब्रीथिंग मीन्स होता है ना टेकिंग ऑक्सीजन, टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ये फिजिकल प्रोसेस है, हमारे नाक के द्वारा ऑक्सीजन लेना और CO2 निकलना। और ये प्रोसेस कहाँ तक ही सीमित होती है, लंग्स तक ही। इसमें कोई ये नहीं कह रहा है कि बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग वी गॉट एनर्जी, हमें एनर्जी नहीं मिलती है ब्रीथिंग से। ब्रीथिंग मीन्स ओनली टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2 gas, that is called breathing. But respiration, it include breathing and oxidation of food. अब देखिए ये ब्रीथिंग हुआ ना जो आपने यहाँ देखा, तो इसमें टेकिंग ऑक्सीजन मतलब इसमें ऑक्सीजन लिया और वो ऑक्सीजन यहाँ फूड के साथ जाके मिल गया तो वो क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। और फूड के साथ जब मिलेगा तो वो क्या इवॉल्व करेगा, एनर्जी। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन आप समझ चुके होंगे। इसके आगे दूसरा एक नोट्स है,
आपको मैं बता दूं कि इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में 3 केमिकल्स का नाम आपको याद रखना हुआ करता है। पहला है ग्लूकोज। आप जानते हो कि जो भी फूड पार्टिकल्स हम लेते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में जाके चेंज होती है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये भी आपको याद रखना है। ये देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, मतलब 6 कार्बन कंपाउंड इसको हम कहेंगे, 6 कार्बन कंपाउंड। दूसरा आपको इसमें याद करना होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड ये देखिए ये भी सिंपली होता है CH3 और इसमें कीटोन ग्रुप जुटा रहता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, CH3COCH इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कीटोनिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये देखिए CO को कीटोन कहा जाता है, तो कीटोन हुआ और COOH इसके साथ जुटा हुआ है। इसके ये किसका फार्मूला है, पायरुविक एसिड का। और इस पायरुविक एसिड में आप ध्यान दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, मतलब ये 3 कार्बन कंपाउंड है, आप नोट करते चलेंगे। और तीसरा होता है लैक्टिक एसिड। ये क्या होता है, ये भी सिंपल सा है CH3CHCOOH और इसमें OH ग्रुप लगे होता है। देखिए यहाँ का कीटोन ग्रुप CO जुटा हुआ है और यहाँ क्या है कि OH ग्रुप जुट जाता है हाइड्रोक्सी। तो इसको कैसा क्या नाम देंगे, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें भी देखिएगा 1 2 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये तीनों फार्मूला आप याद रखेंगे, आपको रेस्पिरेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे चलेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन जो है मेनली 2 तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है एरोबिक और दूसरे को कहा जाता है एनएरोबिक। सिंपल नाम से भी क्लियर है, एरोबिक मीन्स दोज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन which take place in the presence of oxygen, और anaerobic मतलब क्या हुआ, which take place in the absence of oxygen। दूसरा aerobic respiration means complete oxidation of glucose। इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीट टूटता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, लेकिन इसमें इनकम्प्लीट। तीसरा देखिए, ये इसके जो लास्ट प्रोडक्ट होते हैं, इससे ये जो प्रोसेस होती है तो इससे जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन होते हैं, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो होते हैं वाटर और एनर्जी। लेकिन इसमें क्या है, एनारोबिक के जो लास्ट प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं इथाइल अल्कोहल, वो होते हैं लैक्टिक एसिड, ये होते हैं, अब प्लस एनर्जी होते हैं। और एक लास्ट अंतर आप बता सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम एनर्जी निकलता है, मैक्सिमम एनर्जी, और इसमें मिनिमम एनर्जी निकलता है, मिनिमम एनर्जी। तो ये एरोबिक और एनारोबिक आप कह सकते हैं। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, इसका लास्ट प्रोडक्ट ये होता है, इसका लास्ट प्रोडक्ट ये होता है, इसमें मैक्सिमम एनर्जी निकलते हैं, इसमें मिनिमम। अब मैं आपको इसको चार्ट के द्वारा दिखा दूं, आप चार्ट के द्वारा इसको अच्छा से समझ सकते हैं।
यहाँ मेरा ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज जिसका आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। ये ग्लूकोज कहाँ पहुँचता है? साइटोप्लाज्म में। आपको मैंने शुरू में ही बताया, साइटोप्लाज्म में पहुँचा और इस किस में चेंज हो जाता है? पाइरूविक एसिड में, या इसको ही पाइरूवेट भी कहा जाता है, हाइड्रोजन हटा देने का मतलब। अब ये आपको मैंने बताया कि ग्लूकोज का पाइरूविक एसिड में बदलना, टूटना, कौन सा लाइसिस होगा? ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस हुआ। यहाँ पे आपको देखना है कार्बन, कितने कार्बन है, मतलब कितने कार्बन के एटम है? 6। और ये जो पाइरूविक एसिड होता है इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, CH3COC।OH। ये देखिए ये कितने हैं? 3 कार्बन कंपाउंड। तो जो भी आप ये लिखेंगे पाइरूविक एसिड, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड बना, ताकि 3 और 3 6 हुआ। ये ग्लाइकोलिसिस तक आप देख लिए। अब ये पाइरूविक एसिड जो है, अब ये जो पाइरूविक एसिड है, अब ये यहाँ से डिसाइड करता है कि अब हमारा कैसे ब्रेक डाउन हो। अब यहाँ से प्रोसेस जो होगा ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया केवल एनिमल्स में ही होते हैं, ये बैक्टीरिया और फंगस में, ये सब में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आया, प्रेजेंस, यहाँ क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये कंप्लीट इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये टूटता है C6H2O और 38 ATP में टूट जाता है। 38 ATP, देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। दूसरा जो होता है ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये इथाइल अल्कोहल में टूटता है, C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP, 2 ATP इसमें बनता है। देखिए, और एक लास्ट प्रोसेस और होती है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे ही होता है, लेकिन ये कहाँ होता है? मसल्स में। मसल्स में मतलब ये मांसपेशियों में, एनिमल्स के या ह्यूमंस के, जहाँ भी। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। तो आपने देखा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये प्रोडक्ट बना, और एब्सेंस हुआ तो ये 2 बन सकता है। अब ये जो देख रहे हो इथाइल अल्कोहल, इसको क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल। और ये सारा इसी प्रोसेस को ना एक अदर नाम भी दिया जाता है, जिसको कहा जाता है फर्मेंटेशन। हिंदी में इसको किण्वन कहा जाता है, और इसी से शराब बनाया जाता है गाँव में। आप देखते हो जो चावल हुआ, महुआ हुआ, फ्रूट्स हुआ, ये सब में ग्लूकोज होते हैं, और इनको क्या किया जाता है? यहाँ पे कुछ फंगस डाल दिए जाते हैं, फंगस, और उसी फंगस से क्या होता है ना कि वो पूरा फर्मेंटेट हो जाता है, और किस में चेंज हो जाता है? इथाइल अल्कोहल में। और यही अल्कोहल पीने पे आदमी को नशा आती है। तो ये चार्ट आप याद रखिएगा। ग्लूकोज सबसे पहले पाइरूविक एसिड में टूटता है, और इस ग्लूकोज को पाइरूविक एसिड में टूटने के प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 पाइरूविक एसिड बना, चूँकि एक पाइरूविक एसिड का फार्मूला में 3 कार्बन होते हैं, और फिर यहाँ से ये प्रोसेस बढ़ जाता है। अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसके ये 38 ATP, CO2 और H2O। और अगर एब्सेंस में हुआ तो या तो इथाइल अल्कोहल बन सकता है, नहीं तो लैक्टिक एसिड।
अब ये यहाँ पे एक नया चीज देखने को मिल रहा है, मसल्स। स्वाभाविक है कि जब हम कोई ज़्यादा काम करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, विग्रस कोई वर्क करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। और स्वाभाविक है जब एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे सारे सेल ऑक्सीजन मांगेंगे ताकि जो फूड है वो फूड क्या हो, जले। तो उस समय जब एनर्जी की फुलफिल नहीं कर पाता है बॉडी ऑर्गन, तो ब्रेन से ऐसी खबर आती है मसल्स के पास कि तुम भी रेस्पिरेशन करो। तो वो भी रेस्पिरेशन करना शुरू कर देता है, लेकिन वो किसके एब्सेंस में करता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जिसके फलस्वरूप क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। और ये लैक्टिक एसिड जाके हमारे मसल्स में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और एक्युमुलेट हो जाते हैं ये मसल्स में, जिसके कारण मसल्स में क्रैम्पनेस आने लगती है, टूटने लगता है हमारा मसल्स, ये पूरा ऐसे पट। और ये जब मसल्स में ये लैक्टिक एसिड जमा होने लगते हैं, जब ज़्यादा हम दौड़ लेते हैं, आप मिलाना किसी दिन दौड़ लिए पूरा, दौड़ने के बाद आप घर पे आए, शाम को पूरा इस मसल्स में दर्द होने लगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप दौड़ रहे थे उस समय जो आपके बॉडी में एनर्जी था वो एनर्जी पूरा फुलफिल नहीं था। उस केस में हमारे बॉडी के अंदर मसल्स भी क्या किए, रेस्पिरेशन किए, जिसके फलस्वरूप वो एनर्जी तो दिए, लेकिन साथ में एक लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन किए। और वो लैक्टिक एसिड जाके हमारे मसल्स में, ज्वाइंट्स के पास जमा हो जाता है, जिसके कारण हमको क्या महसूस होती है, क्रैम्पनेस, दर्द, पूरा शरीर टूटने लगता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आती है कि सर अगर हम डेली दौड़ना शुरू कर देते हैं तो फिर वो क्रैम्पनेस खत्म हो जाती है। स्वाभाविक है, जब आप डेली दौड़ना शुरू करोगे आपके बॉडी के अंदर ऐसी स्टेटस बनेगी कि नहीं हमको इतना अमाउंट का एनर्जी चाहिए, तो वो उस लेवल पे फिट हो जाएगा और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एट रेंडम आप किसी दिन अधिक काम कर दीजिए, उस समय आपका बॉडी जानता है कि हमको कितना अमाउंट में एनर्जी नीड है, तो वो उस अमाउंट में अपने एनर्जी के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर कर रहे हैं। लेकिन जब ज़्यादा आप फंक्शन करते हो तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और जब वो नहीं मिल पाता है तो मस्कुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसके फलस्वरूप लैक्टिक एसिड बनता है और आपको क्या महसूस होती है, क्रैम्पनेस। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, मेरा अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देखिए इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये छोटा टॉपिक है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में एक फिक्स ऑर्गन होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है, प्लांट्स में क्या है ना, इसके सारे पार्ट्स रेस्पिरेशन करते हैं। इसके रूट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, इसके स्टेम भी रेस्पिरेशन करते हैं, इसके लीफ भी रेस्पिरेशन करते हैं। अब ये जो रूट है वो किस पार्ट से करता है, तो यहाँ पे आप बना के एक कॉलम लिख सकते हैं, रूट बाय रूट्स हेयर। ये देखिए रूट्स हेयर, रूट के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो सॉइल में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होते हैं उनको वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किस प्रोसेस से करते हैं, डिफ्यूजन से। फिर स्टेम जो होता है, ये स्टेम में आप 2 पॉइंट लिखेंगे। 2 तरह का स्टेम होता है, एक हर्बियस स्टेम होता है। हर्बियस मतलब जो एकदम हरा पतला रहेगा, मतलब आप कह सकते हैं स्पाइरल, जो उसको एकदम माने लीफी वुडी स्टेम नहीं होगा जिसमें, वो हर्बियस कहलाता है। और एक दूसरा वुडी कहलाता है। तो हर्बियस में जो होते हैं वो स्टोमाटा के थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन, और वुडी में लेंटिसेल कहलाता है, वो लेंटिसेल से रेस्पिरेशन करते हैं। और लीफ की बात तो आप जानते हो, स्टोमाटा से ये करते हैं रेस्पिरेशन। और जो भी ये रेस्पिरेशन करते हैं उसमें प्रोसेस कौन यूज करते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन करके ये अपना रेस्पिरेशन करते हैं। अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है कि जहाँ पे पानी लग जाता है, बारिश के दिनों में पेड़ सूखने लगते हैं,
क्या कारण है? आप देखिए ये प्लांट लगे हैं, यहाँ अगर वाटर लॉक कर जाए, वाटर लॉक्ड हो जाए तो होगा क्या कि ये प्लांट के जो रूट, अंदर जो रूट है वो तो रेस्पिरेशन करेंगे ना, तो ज़्यादा दिनों तक जब पानी वहाँ लग जाएगा तो होगा क्या कि उसके ऑक्सीजन यहाँ से जो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो इवोपरेट हो जाएंगे। जब इवोपरेट हो जाएंगे तो इसके रूट्स को एयर नहीं मिल पाएगा। जब एयर नहीं मिलेगा तो इसका रूट कैसा रेस्पिरेशन करना शुरू कर देगा? एनएरोबिक। एनएरोबिक करेगा तो फिर रिजल्ट क्या होगा? इथाइल एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? इथाइल एल्कोहल। आज जो एल्कोहल बनेगा तो वो उसको क्या करेगा? जला देगा। इसके कारण प्लांट क्या होते हैं? सूख जाते हैं। इसमें इससे रूट से रिलेटेड यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। और उसके बाद यहाँ एक और पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। हमारे बच्चों में जनरली ऐसा, बच्चों ही नहीं बहुत बड़ों लड़कों में भी ऐसा कंसेप्ट का लोचा है कि क्या है, मैं आपको बता दूं कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों प्रोसेस करते हैं, आपको पता है। लेकिन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कब करता है? दिन में, डे में, और रेस्पिरेशन कब करता है? डे एंड नाइट दोनों में। डे में भी करेगा, नाइट में भी करेगा। ये दिन में क्या होती है? दिन के केस में क्या होती है कि ये CO2 प्लांट क्या करते हैं? लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं? O2। देखिए CO2 प्लांट लिया और O2 रिलीज किया। तो चूंकि प्लांट में पत्तों की संख्या बहुत अधिक है तो जितना भी CO2 है इधर का वो सब ये कंज्यूम कर गया और क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, जिसके चलते दिन में अगर पेड़ के पास जाते हैं तो हमें क्या महसूस होती है? ठंडा। ऑक्सीजन ठंडा गैस है। लेकिन रात के समय देखिए, रात के समय फोटोसिंथेसिस बंद है, लेकिन कौन सा प्रोसेस चालू है? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं, टेकिंग, और CO2 रिलीज करते हैं। और देखिए जनरली ये कंसेप्ट जो अभी मैंने बताया, बहुत लोगों के अंदर ये उल्टा कंसेप्ट होता है कि रेस्पिरेशन में पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, वैसे ही ये CO2। हाँ, एक दो एक्सेप्शन है, कुछ प्लांट जो 24 घंटा O2 रिलीज करते हैं, जिसके कारण उनका घरों में रखा जाता है। जैसे तुलसी के बारे में मैंने सुना है कि तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसलिए उसको घर के बीचों बीच रखा जाता है। अब यहाँ CO2 रिलीज किया। यही कारण है कि रात के समय अगर किसी पेड़ पौधा के पास से गुजरिएगा या जाइएगा तो आपको क्या महसूस होती है? गर्मी। तो ये सारे चीज टॉपिक थे किसके? प्लांट रेस्पिरेशन के। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम इस क्लास को बंद करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ये टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल। अब एनिमल पे हम आते हैं, एनिमल के रेस्पिरेशन पे हम आते हैं। तो एनिमल के रेस्पिरेशन में क्या है कि जितने तरह के एनिमल हैं उनके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके रेस्पिरेशन के लिए। जैसे शुरू करते हैं सबसे सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे। तो इसका एग्जांपल आप क्या पढ़ते हैं? अमीबा। तो देखिए ये अमीबा भी अपना रेस्पिरेशन करता है, किस प्रोसेस से करता है? डिफ्यूजन से करता है। और किसके थ्रू करता है? तो बाई सेल मेम्ब्रेन। इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसी से वो करता है। दूसरा जो होता है सिंपल में, वो एग्जाम्पल हम देते चल रहे हैं, अर्थवर्म। आप देखे होंगे केंचुआ। ये अर्थवर्म जो है अपना रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन से करता है, मॉइस्ट स्किन।
देखिए इनके ऑर्गन्स का नाम आप ध्यान में रखिएगा, मॉइस्ट स्किन से करते हैं। तीसरा जो है एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स, ये जो हैं ये अपना रेस्पिरेशन गिल्स से करते हैं, गिल्स। चौथा हम फिर आपको आगे बढ़ रहे हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स जैसे ग्रास ऊपर हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, कॉकरोच हो गया, नहीं ये सब के पास क्या होती है, जितने इंसेक्ट होते हैं वो उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको स्पाइकल्स कहा जाता है, और इसी से वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं। और उसके बाद हो गया आपको ह्यूमन, ह्यूमन में आइए, ह्यूमन में जो आप समझ रहे हैं, ह्यूमन और एनिमल्स जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, इन सब में क्या है, इन सब में लंग्स होता है जिसके थ्रू वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ पे आप स्टार मार्का में एक चीज़ बताएंगे कि जो फ्रॉग होता है ना, वो अपना रेस्पिरेशन दो तरीका से करता है, लंग्स से भी करता है और स्किन से भी करता है जब हाइबरनेशन में जाता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है कि ये जो भी इनके जो ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं, ये सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, तो इन सब को ही क्यों रेस्पिरेटरी ऑर्गन में रखा गया है? तो इसका तीन कारण होते हैं, देख लीजिएगा। इस जितने आप यहाँ लिख सकते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यों इनको रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ही चुना गया है? तब पहला चीज कि इनका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया वो काफ़ी लार्ज होता है, इनका सरफेस एरिया पूरा लार्ज, जितना लार्ज उतना ही डिफ्यूजन तेज, और जितना डिफ्यूजन तेज उतना ही एनर्जी वहाँ ज़्यादा। दूसरा होता है कि इनके पास थीन मेम्ब्रेन होते हैं, थीन मेम्ब्रेन। देखिए थीन मेम्ब्रेन से क्या है, एब्जॉर्प्शन का रेट खूब ज़्यादा होगा, मोटा मेम्ब्रेन होगा एब्जॉर्प्शन का रेट धीरे हो जाए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि दे आर रिच विथ ब्लड सेल्स, मतलब इनके पास ब्लड सेल्स भी काफ़ी होते हैं। और आप जानते हो कि ह्यूमन में या एनिमल्स में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो जिसके बॉडी में हीमोग्लोबिन जितना अच्छा है, जिस लेवल का है, उस तरह उसके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो ये तीन कैरेक्टर्स पूछा जाता है कि व्हाई द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर, राइट द कैरेक्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो आप ये लिख सकते हैं कि उनके सरफेस एरिया लार्ज होते हैं, उनके जो मेम्ब्रेन होते हैं वो थीन होते हैं,